हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस परिवार में, जिसका नाम है जीके जीएस बाई अमित पांडे। आज के संबंधों की अगर बात की जाए तो आज के पर्याय में जिस एक बिंदु के ऊपर हमारी चर्चा होने जा रही है वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि राज्य परीक्षाओं की जब बात की जाए तो राज्य परीक्षाओं को ही आधारित करते हुए यह सेशन आपको देखने को मिलता है, जिसकी हम विशुद्ध रूप से चर्चा करते हैं और देखते हैं एक एक प्रश्नों एक एक बिंदुओं को आधारित करते हुए। तो चलिएगा, विषय संकल्पना की शुरुआत भी हो चुकी है और राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए आप यहाँ पे जुड़ भी चुके हैं, क्योंकि अभी अभी हमने आपको साथ ये बिंदु भी चर्चा किया है कि आपके यूपी पुलिस में जो भी बच्चा यूपी पुलिस बनना चाहता ना, उसने अच्छे खासे नंबर में आवेदन कर दिया है। क्योंकि आपके सचिव के द्वारा यह बताई गई है कि करीब करीब 50 लाख से ज्यादा युवाओं ने क्या किया है, इस भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन कर दिया है, जिसमें 35 लाख पुरुष हैं और 15 लाख तो महिलाएं हैं। तो मिला जुला के अब प्रतियोगिता आपकी एक कड़ी प्रतियोगिता हो गई है और उसी को तैयार करने के लिए हम यहाँ पे आपके सम्मुख उपस्थित होते हैं, जहां पर एक एक बिंदुओं को आधारित करते हुए आपके एक एक मंतव्यों को साधते हुए हम कुछ एक महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करते हैं। तो चलेगा, आज के क्लास की आज की संकल्पना की शुरुआत यहीं से करते हैं, इसी बिंदु के साथ कि वाग्देवी की कृपा सदैव आपके ऊपर बरकरार रहे। सरस्वती महाभागे विद्या कमलोचने विद्या रूपी विशालाक्षी विद्या देही नमोस्तुते। माँ वाग्देवी का सानिध्य इस तरीके से प्राप्त हो ताकि नित्य नई ऊंचाइयों को आप लोग अचीव करें, यही सदैव से हमारा आपके प्रति मानना होता है। और इसी संदर्भ के साथ आज की क्लास की शुरुआत भी करते हैं। पहला प्रश्न आप सबके सम्मुख है कि बताइएगा कि हमारे यहाँ पर एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। चलिए, इसका सही जवाब क्या होगा कि हमारे यहाँ पर जो संसद में आपके सदन वगैरह चलते हैं तो उस सदन सदस्य में आपने देखा भी होगा अलग अलग प्रकार के लोगों का क्या होता है, चुनाव किया जाता है। अब उसी चुनाव की जब बात की जाए तो उसी चुनाव को आधारित करते हुए खासा ध्यान रखिएगा कि हमारे यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा एक ऐसा व्यक्ति है जो खास क्या करता है, इस सदन की कार्यविधि में आपका पार्टिसिपेट करता है। तो सदन की कार्यविधि की जब बात की जाए तो उसमें पार्टिसिपेट करने वाला कौन सा व्यक्ति आपको देखने को मिलता है। नाम होता है उप राष्ट्रपति, मुख्य न्यायवादी, महान्यायवादी या फिर आपके मुख्य निर्वाचन आयुक्त। कौन से कैसे व्यक्ति होते हैं जो क्या करते हैं, यहां पर आपके पार्टिसिपेट करते हैं किस एक मामले में, सदन की कार्यविधियों में। सदन की कार्यविधियों की जब बात की जाए तो सदन की कार्यविधियों में कौन सा एक ऐसा व्यक्ति होता है जो क्या करता है, सदैव पार्टिसिपेट करता है। और इस बिंदु की जब बात की जाए तो इसका नाम हमें प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। सामान्यतः आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पर जब हम बात करते हैं किस परिप्रेक्ष्य में, एक सदस्य के रूप में, और उस सदस्य को हम क्या नाम देते हैं, उस सदस्य को सदैव हमने नाम दिया है भारत के परिप्रेक्ष्य में बोला जाता है कि ये भारत का पहला विधि अधिकारी है। क्या है? भारत का पहला विधि अधिकारी के रूप में माना जाता है। और इस भारत के पहले विधि अधिकारी की जब बात की जाए तो उसका संदर्भ क्या है, तो भारत के पहले विधि अधिकारी की जब बात की जाए तो यही संसद के परिप्रेक्ष्य में क्या करता है, विभिन्न प्रकार के जो आप कह सकते हो कि सदन कार्यविधि होती है उसमें पार्टिसिपेट करता है। नाम क्या होता है, तो आपने कई बार सुना होगा, महान्यायवादी। महान्यायवादी की जब बात की जाए, जिसको हम अटॉर्नी जनरल के रूप में जानते हैं, खासा अगर देखा जाए तो इसके पास ये अधिकार होता है कि वह सदन की कार्यविधि में भाग लेता है। सदन की जितनी भी कार्यवाही होती है उस कार्यवाही में भाग लेता है। लेकिन एक बड़ा महत्वपूर्ण संदर्भ होता है, क्योंकि इसको सदन के लिए चुना नहीं गया होता है, इस दशा में यह सदन के अंतर्गत आप कह सकते हो कि मतदान नहीं करता है। तो मतदान की जब बात की जाए तो मतदान करने का इसके पास पावर नहीं होता है, और यही बार कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। ठीक है, तो मंत्रिमंडल के परिप्रेक्ष्य अगर देखा जाए तो चूंकि ये मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं है, आपके सदन का सदस्य नहीं है, तो इस दशा में हम क्या देख पाते हैं, महान्यायवादी के बारे में खासा ध्यान रखिएगा कि यह इसमें मतदान वगैरह नहीं कर सकता है। कहां पे इसके बारे में चर्चा है, तो आप भी जानते हैं संविधान का जो अनुच्छेद 88 है, अनुच्छेद 88 क्या करता है, इसके बारे में पूरा पूरा प्रावधान करता है। ठीक है, तो इस परिपेक्ष की जब बात की जाए तो आप कह सकते हो कि ये एक ऐसा इकलौता व्यक्ति होता है जो सदन में जाता है, और ऐसा नहीं है कि केवल सदन में जाता है, सदन की जितनी भी कार्यवाही होती है ना उसमें शुद्ध रूप से पार्टिसिपेट करता है, मतलब बोलता है, अपनी बातों को रखता है, लोगों की बातों को सुनता भी है, लेकिन जब कोई मसला आता है तो उस पर अपना वोट नहीं कर सकता है। यही सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। तो महान्यायवादी की जब बात की जाए, जिसको भारत के परिप्रेक्ष्य में पहला कानूनी अधिकारी या फिर सरकार का वकील भी कहा जाता है, यह संसद में भाग ले सकता है लेकिन यह वोट नहीं कर सकता है। क्लियर?
आगे की जब बात की जाए तो कहा जा रहा है कि हमारे संविधान में राज्यसभा का जो कार्यकाल है वह प्रमुख रूप से हमें देखने को मिलता है। हमारे संविधान के अनुसार अगर हम राज्यसभा के कार्यकाल की बात करें तो यह नाम हमें देख मिलता है कि 2 वर्ष में एक बार समाप्त हो जाता है, प्रत्येक 5 वर्ष में समाप्त हो जाता है, प्रत्येक 6 वर्ष में यह समाप्त हो जाता है, या फिर समाप्त होने का विषय नहीं है। बेसिक अगर देखा जाए तो राज्यसभा मुख्य रूप से आपने सुना होगा हमारे यहां पर जब हम लोकसभा की बात करें, लोकसभा जिसको हम क्या बोलते हैं अपने यहां पे निम्न सदन का नाम देते हैं, निम्न सदन, या जिसको हम क्या बोलते हैं लोकप्रिय सदन। तो निम्न सदन या फिर जिसको हम लोकप्रिय सदन कहते हैं, इसका नाम देख मिलता है। सामान्यतः आपने सुना भी होगा कि इसका प्रत्यक्ष चुनाव होता है, प्रत्यक्ष चुनाव होता है, और इस दशा में क्या होता है, यहां पर सदस्य 5 वर्ष के लिए आपके चुने जाते हैं। पहला बिंदु। अब यहां पे दूसरा बिंदु आता है कि भारत की राज्यसभा का क्या पैटर्न है। तो राज्यसभा के बारे में ध्यान रखिएगा, यह हमारे यहां पर उच्च सदन बोला जाता है, और उच्च सदन की जब बात की जाए तो यहाँ पे जो चुनाव की पद्धति है वह अप्रत्यक्ष तरीके से होती है। सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो यहाँ पे सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वह 6 साल का होता है। लेकिन यहाँ पे एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि ये सदस्यों के कार्यकाल की बात चल रही है। सदस्यों के कार्यकाल की जब बात की जाए तो इनका कार्यकाल 6 साल होता है। यहां पर सदन का कार्यकाल ध्यान रखिएगा, क्योंकि लोकसभा के बारे में आपने सदैव की सुना होगा कि इसे भंग किया जाता है, लेकिन हमारे यहां पर यह जो खासा राज्यसभा है इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है, भंग नहीं किया जाता है। और इसी कारण से क्या होता है, खास आप भी जानते हैं कि इसका कार्यकाल अनवरत चलता है, और इस दशा में अगर हम बात करें तो यह समाप्त होने का विषय ही नहीं है। सीधे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यह समाप्त होने का विषय ही नहीं है। तो इस कारण से राज्यसभा का कोई भी कार्यकाल आपको नहीं देख मिलता है। तो राज्यसभा के परिप्रेक्ष्य में ध्यान रखिएगा कि राज्यसभा का जो कार्यकाल है वह कभी भी समाप्त नहीं होता, क्योंकि यह अनवरत चलने वाली एक क्या होती है, संस्था होती है, जबकि लोकसभा 5 साल पे भंग किया जाता है। हाँ, यह जरूर होता है कि सदस्य जो होते हैं चूंकि 6 साल के लिए चुने जाते हैं, तो आपने सदैव सुना होगा कि जैसे ही 2 साल बीत जाता है उस दशा में 1/3 सदस्य, जैसे ही आपका 2 साल बीत जाता है उसके तुरंत ही बाद क्या होता है, 1/3 सदस्य अपने आप क्या होते हैं, पद से मुक्त होते रहते हैं। बहरहाल यहां पे एक चीज और ध्यान रखिएगा, कोई भी व्यक्ति अगर इसका मेंबर बनना चाहता है तो उसके पास 25 वर्ष की उम्र हो लोकसभा के लिए, और कोई व्यक्ति अगर यहां पे मेंबर बनना चाहता है तो उसके पास 30 वर्ष की क्या होनी चाहिए, आयु सीमा होनी चाहिए। तो यह भी ध्यान रखिएगा। आगे की जब बात की जाए तो एक प्रश्न आता है कि एक उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है, अगर इसकी बात की जाए तो यह अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। खासा अगर देखा जाए तो जो हमारे यहाँ पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, अगर इनकी बात की जाए तो ये अपना क्या करते हैं, त्याग पत्र देते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जब बात की जाए तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो होते हैं वह अपना त्याग पत्र देते हैं। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं यह अपना त्याग पत्र देते हैं। खासा अगर इनकी बात की जाए तो इनका नाम प्रमुख रूप से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अगर इनकी बात की जाए तो ये अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं, ये राष्ट्रपति को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, अपने राज्य के परिप्रेक्ष्य कह सकते हो कि राज्य के मुख्य न्यायाधीश को, या फिर राज्य के राज्यपाल को। अब यहां पे अगर देखा जाए तो इसका सही जवाब क्या होगा, क्योंकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं। अगर इनकी बात की जाए तो इनका संकलन क्या होगा, पहली बात तो ये ध्यान कीजिएगा इनकी नियुक्ति कौन करता है। तो इनकी नियुक्ति की जब बात की जाए तो नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। यह जरूर ध्यान रखिएगा कि किसी भी राज्य के न्यायाधीशों की जब बात की जाए तो उनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। खासा ये जरूर होता है कि राज्य के राज्यपाल से सहयोग लेता है, फिर आपके जो कह सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनसे थोड़ा सा सलाह लेता है, लेकिन पूरी तरीके से स्वच्छंद है। ये नियुक्ति जो प्रावधान है वो राष्ट्रपति करता है। हाँ, नियुक्ति के बाद एक चीज जरूर आती है, शपथ। शपथ किसके द्वारा होता है, तो ये चूंकि राज्य का विषय है तो राज्यपाल के द्वारा इनको शपथ वगैरह दिला दिया जाता है। फिर यहाँ पे ध्यान किया इनके कार्यकाल की जब बात की जाए तो कार्यकाल क्या होता है, कार्यकाल आपने सुना भी होगा, इनका कार्यकाल 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष, जो भी आपका क्या हो, अधिकतम हो। ठीक है, जो भी पहले पूरा हो जाए, चाहे 6 वर्ष चाहे 62 वर्ष, ये इनके लिए कार्यकाल के रूप में सुरक्षित है। अब देखा जाए तो जब इनको त्यागपत्र देने की बात आती है तो ये 30 को त्यागपत्र देते हैं। तो ध्यान रखिएगा क्योंकि नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, इसी कारण से यह विषय भी ध्यान रखिएगा कि इनका जो त्यागपत्र होता है
वह भी आपके राष्ट्रपति को होता है। तो राष्ट्रपति की जब बात की जाए तो राष्ट्रपति के परिप्रेक्ष्य कह सकते हो कि राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए ये अपना क्या करते हैं, त्यागपत्र दे देते हैं। हालांकि आज अगर हम बात करें हमारे यूपी के परिप्रेक्ष्य में जो चीफ जस्टिस है, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, उनका नाम क्या है? तो अभी आपने हाल फिलहाल में सुना होगा, नाम है उनका अरुण भंसाली। ठीक है, तो अभी हाल फिलहाल में नियुक्त किए गए हैं अरुण भंसाली। यह यूपी में क्या होते हैं, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं। और एक नाम और ध्यान रखिएगा, यूपी के डीजीपी चुने गए थे, इनका नाम क्या है? इनका नाम है प्रशांत कुमार। तो प्रशांत कुमार की जब बात की जाए तो ये क्या हो जाते हैं, यूपी के हाल फिलहाल के डीजीपी होते हैं। ठीक है, एक नाम आता है कि पुलित्जर पुरस्कार, यह किस क्षेत्र में आपका प्रदान किया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार की जब बात की जाए तो यह नाम हमें देखने को मिलता है, पुलित्जर पुरस्कार। पुलित्जर पुरस्कार बेसिक अगर देखा जाए तो इसका संबंध हमें किस एक परिप्रेक्ष्य देखने को मिलता है? पुलित्जर पुरस्कार यह किस एक क्षेत्र में आपका दिया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता में, विज्ञान में, खेल में या फिर आपके उद्योग में? यह किस एक परिप्रेक्ष्य दिया जाता है? एक्चुअली आपने इसके बारे में सुना होगा, एक कोलंबिया विश्वविद्यालय है। ठीक है, कोलंबिया विश्वविद्यालय के रूप में एक नाम आपने सुना होगा, कोलंबिया विश्वविद्यालय। तो कोलंबिया विश्वविद्यालय की जब बात की जाए तो उसके माध्यम से यह पुरस्कार दिया जाता है। कब से? 1917 से। 1917 की जब बात की जाए तो 1917 से क्या होता है, यह कोलंबिया विश्वविद्यालय इस पुरस्कार को देता है। किस परिप्रेक्ष्य में देता है? तो ये देता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। कोई भी व्यक्ति जो जनसेवा, क्योंकि आप भी जानते हैं जनसेवा का मंतव्य क्या है, जनसेवा मतलब पत्रकारिता, किसी के मुद्दे को उठाना, एक तरीके से कह सकते हो कि यह जनसेवा के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इस परिपेक्ष की जब बात की जाए तो इसमें जनसेवा को क्या किया जाता है, जनसेवा को छोड़ दिया जाता है। बाकी मुद्दों की जब बात की जाए तो उस परिपेक्ष में क्या होता है, कोई भी व्यक्ति जो पत्रकारिता करता है, पत्रकारिता, तो पत्रकारिता करने वाले व्यक्ति को क्या होता है, इसमें पुरस्कार दिए जाते हैं। शुरुआती दिनों की जब बात की जाए तो इसमें क्या होता था, $10,000 की क्या होती थी, पुरस्कार राशि भी होती थी। डॉलर की जब बात की जाए तो $10,000 की यहाँ पर क्या होती थी, पत्रकारिता के परिप्रेक्ष्य में राशि भी दी जाती थी। बेसिक अगर देखा जाए तो आपने ये जो नाम सुना है, अगर पुलित्जर की बात की जाए तो बेसिकली ये नाम किससे होता है, तो एक व्यक्ति है जोसेफ पुलित्जर, जोसेफ पुलित्जर। खासा अगर देखा जाए तो इन्हीं के याद में यह दिया जाता है। ठीक है, तो इन्हीं के याद में क्या होता है, इस पुरस्कार को चालू किया गया है। ये खासा कहां से समित है, तो एक न्यूयॉर्क वर्ल्ड है। ठीक है, न्यूयॉर्क वर्ल्ड है एक संस्था, उसी के प्रकाशक थे ये। ठीक है, न्यूयॉर्क वर्ल्ड है, उसी के प्रकाशक थे आपके जोसेफ पुलित्जर। तो उन्हीं के सम्मान में कोई भी व्यक्ति अगर पत्रकारिता से संबंधित है तो उसको क्या किया जाता है, यह पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। समय समय पर अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग कैटेगरी में इसके लिए चिन्हित किया जाता है, जिसके अंतर्गत $10,000 का पुरस्कार भी मिलता है। चल आगे की जब बात की जाए तो एक नाम आता है कि बताइएगा हमारे यहाँ पर खास कि किस एक अभिलेख में रुद्र दमन के प्रथम विभिन्न उपलब्धियों के बारे में चर्चा मिलती है। रुद्र दमन की जब बात की जाए तो रुद्र दमन के खासा जब हम विशेष उपलब्धियों की बात करते हैं तो यह हमें कहाँ पे चर्चा में मिलती है, रुद्र दमन के बारे में। रुद्र दमन की जब बात की जाए तो इनके बारे में जो एक चर्चा हमें बेसिकली देखने को मिलती है, रुद्र दमन। अगर इनकी बात की जाए तो इनके बारे में पूरी चर्चा हमें कहाँ पर देख मिलती है, जूनागढ़ में, भीतरी, नासिक या फिर सांची। अच्छा, भीतरी अभिलेख कहाँ से है, तो भीतरी अभिलेख आपने सुना भी होगा, ये हमारे यूपी के गाजीपुर में पड़ता है। गाजीपुर जिले की जब बात की जाए तो गाजीपुर जिले में पड़ता है। कई बार आपने सुना होगा मलिच्छ राजाओं वगैरह की बात की जाती है, समुद्रगुप्त वगैरह की बात की जाती है, तो वहां से इसका संबंध आपको देख मिलता है। अब कहा जा रहा है कि ये जो रुद्र दमन प्रथम है, इनके उपलब्धियों की जब बात की जाए तो इनके बारे में कहाँ से जानकारी मिलती है, तो ये आपने सुना होगा जूनागढ़। एक्चुअली जूनागढ़ अभिलेख की जब बात की जाए तो जूनागढ़ अभिलेख से क्या होता है, यह प्रमुख जानकारी हमें प्राप्त होती है। खासा कहाँ से समित है, तो ये गुजरात में पड़ता है। गुजरात में जूनागढ़ अभिलेख पड़ता है। खासा आपने सुना होगा यहाँ पर एक लोकेशन जिसको हम कहते हैं गिरनार की पहाड़ी। क्या कहते हैं, गिरनार की पहाड़ी की जब बात की जाए तो वहां पर यह क्या है, स्थापित किया गया है। ठीक है,
गिरनार पहाड़ी की जब बात की जाए तो वहां से ये जूनागढ़ का अभिलेख आपको देख मिलता है। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो ये किस भाषा में लिखी गई है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ब्राह्मी लिपि में। ठीक है, ब्राह्मी लिपि की जब बात की जाए तो ब्राह्मी लिपि में लिख करके क्या किया गया है, इसके बारे में पूरी पूरी एक सूचना देखने को मिल जाती है। इसके परिप्रेक्ष्य एक चीज और आपने सुना भी होगा, यहाँ पे एक झील के बारे में जिसको नाम दिया जाता है सुदर्शन झील। तो बताया जाता है कि जो सुदर्शन झील की संकल्पना है, उसका जो एक पुनर्निर्माण होती है वह किसके द्वारा कराई गई है, वह इसी के द्वारा कराई गई है। तो खासा सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण वगैरह की जब बात की जाए तो यह आपके इसी के माध्यम से आपको देखने को मिल जाता है। किस नाम से? रुद्र दामन के नाम से। बेसिक अलाउद्दीन खिलजी, अगर इसकी बात की जाए तो इसके आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, अगर इसकी बात की जाए तो इसके समय पर खासा देवगिरी का शासक कौन था? देवगिरी। पहली बात तो यह ध्यान रखिएगा, कब इसने लड़ाई करी थी, तो यह समय काल था 1296 ईस्वी में यह यहां पर क्या करता है, देवगिरी के परिप्रेक्ष्य अपना आक्रमण करता है। अब उसी बिंदु की जब बात की जाए तो अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि सबसे पहली बात तो इसकी थी कि ये क्या कर रहा था, अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था। साम्राज्य का अपने विस्तार कर रहा था, मतलब वही है कि भाई हमें राज्य के हिस्से को क्या करना है, विस्तारित करना है। तो इस परिपेक्ष की जब बात की जाए तो इसका नाम देखने को मिलती है। 9 बजे होती थी आज इतनी सुबह मुकेश कुमार 9 बजे जो होती है वो 9 बजे होती है। ठीक है, क्लासेज अलग अलग शेड्यूल पे है। ठीक है, क्योंकि ये चैनल ही आपके लिए चालू किया गया है तो इसमें अलग अलग प्रकार की आपकी क्लासेज चलती हैं विधिवत तरीके से। हमने कई बार बताया है, पहली क्लास होती है सुबह 8 बजे जो थेरी से समेत होती है। हालांकि अगर इसकी बात की जाए तो ये रिकॉर्डेड सेशन होता है। फिर दोपहर 12 बजे, आजकल 2-4 दिन से बिजली की समस्या इतनी हो गई है, हम क्या ही कहें, जल्द ही उसका कुछ निदान होगा। ठीक है, तो दोपहर 12 बजे हमने हिंदी आपके लिए चालू किया है। फिर शाम के 5 बजे आपकी जो हो जाती है वो जीके जीएस हो जाती है। फिर शाम के 6 बजे आपकी हो जाती है आपका पुनः यूपी जीके, आर ओ पीसीएस वगैरह के लिए। फिर शाम को 7 बजे आपकी मैथ की क्लास होती है। फिर 8 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास होती है। फिर आपके 9 बजे क्या हो जाती है, यूपी जीके वाली क्लास होती है, जिसको आप जानते हैं 9 बजे वाली, वो चलती ही चलती है। लेकिन इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये कुछ विशेष क्लासेज भी आपको देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पर किसका संबंध होगा, आपके प्रताप रुद्रदेव, रामचंद्र देव, मालिक काफूर या फिर राणा रतन सिंह। तो बेसिक अगर देखा जाए तो इनका नाम प्रमुख रूप से हमें देख मिलता है। कौन से एक ऐसे व्यक्ति हैं जो देवगिरी के शासक के रूप में थे, तो इनका नाम ध्यान रखिएगा, रामचंद्र देव। रामचंद्र देव की जब बात की जाए तो ये यहाँ पर शासक के रूप में यहाँ पर क्या थे, विद्यमान थे। और इसी के समय पर 1226 में, खास करके 1296 में आपके अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा क्या किया गया, इसको यहाँ पे आक्रमण किया गया। और जब आक्रमण किया जाता है तो सीधे शब्दों में आप कह सकते हो कि ये यहाँ पे हार जाते हैं। और हारने के परिप्रेक्ष्य क्या होता है, अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार करते हैं। अधीनता स्वीकार करने के बाद इन्होंने ढेर सारे उपहार, ढेर सारे आभूषण क्या किया था, राजा को दान में भी दिया था। अधीनता स्वीकार करने के बाद अपनी तिजोरी को पूरी तरीके से खाली कर दिया, किसके लिए, अलाउद्दीन खिलजी के लिए। और बेसिक अब अलाउद्दीन चूंकि इनकी अधीनता में आ गया था तो अलाउद्दीन ने क्या किया था, इनको उपाधि दी थी। अलाउद्दीन के द्वारा इनको एक उपाधि दी गई थी। खासा आपने सुना भी होगा, उस समय एक प्रचलन था राय राजन का। ठीक है, तो राय राजन की जब बात की जाए तो राय राजन की उपाधि इनको प्राप्त हुई है। ठीक है, आगे की जब बात की जाए तो कहा जा रहा है कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ये जो दारुल सफा है, बेसिक अगर देखा जाए तो ये क्या होती है, फिरोज शाह तुगलक की जब बात की जाए तो उसके माध्यम से जो दारुल सफा नाम की एक संकल्पना होती है वह हमें देखने को मिलती है। दारुल सफा, दारुल सफा की जब बात की जाए तो ये एक दानशाला के रूप में, एक खैराती अस्पताल, एक पुस्तकालय या फिर तीर्थ यात्रियों के लिए एक अतिथि गृह। एक्चुअली आप भी जानते हैं उस टाइम पे जो सल्तनत काल के हमारे यहाँ पर कई सारे राजा हो रहे थे, तो ऐसा नहीं था कि केवल हमें राज्य करना है। लोगों से जब कर वसूलते थे तो लोगों के हित की भी कुछ बातें वो सोचने लगे। और इसी परिप्रेक्ष्य में जब देखा जाए तो इसी परिप्रेक्ष्य आपने सुना होगा, खास करके जब हमारे यहाँ पे बात किया जाता है तो इस परिप्रेक्ष्य में अलग अलग बिंदु आते हैं। और जैसे एक नाम आपने सुना होगा, दीवान ए खैरात। दीवान ए खैरात ये किस परिप्रेक्ष्य में चालू किया गया था, तो ये चालू किया गया था हमारे यहाँ पर कि कोई भी मुस्लिम बच्चियों की शादी वगैरह अगर होती है तो उनके शादी वगैरह में क्या करना, खास करके दान देना। मुस्लिम बच्चियों के
शादी में सहायता। तो दीवाने खैरात की जब बात की जाए तो उसका मंतव्य था कि कोई भी मुस्लिम बच्ची है, अगर उसकी विवाह करी जा रही है तो उस दशा में क्या करना, उसको आर्थिक सहायता देना। उसके लिए क्या किया गया, इसको चालू किया गया। हालांकि ऐसा नहीं था कि केवल मुस्लिम बच्चियों के लिए ही। अगर यहां पर देखा जाए तो यहां पर इसने विधवाओं के बारे में भी ध्यान रखा। विधवाओं की जब बात की जाए तो विधवाओं को भी आर्थिक सहायता देना। इवन आप कह सकते हो कि इस कैटेगरी में जैसे समाज के जो अनाथ बच्चे वगैरह होते हैं उनको भी सपोर्ट करना, ये सारे नाम आपको देखने को मिल जाते हैं। राम मंदिर से इतिहास से जुड़े प्रश्न, हाँ बिल्कुल परेशान मत होइए, उसके ऊपर पूरा एक सेशन तैयार कर रहे हैं, ठीक है। हमें भी पता है काफ़ी चर्चित मुद्दा हो चुका है, तो उसका कलेक्शन कर रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि उसे ना होगा किसी एक दिवस में रात के 9 बजे वाली क्लास में ही करेंगे और उसे विधिवत तरीके से करेंगे। उसमें जितने क्वेश्चन बनेंगे वो भी करेंगे, उसकी जो पैटर्न है उसके बारे में करेंगे, जो चर्चित बिंदु है उसके भी आधार पर करेंगे। मतलब एक ही सेशन से उसको क्या करेंगे, कवर कर देंगे। आप परेशान मत होइए, वो हमारे दिमाग का है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसका संबंध क्या होगा, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो दारुल सफा, पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा कहाँ पे स्थापित हुई थी, तो पहले चरण में ये दिल्ली में स्थापित हुई थी। एक्चुअली इन लोगों का सल्तनत काल में आप भी जानते हैं दिल्ली इनकी राजधानी का क्रम। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये क्या मानी जाती है, यह एक खैराती अस्पताल थी। बेसिकली आप कह सकते हो कि समाज में बीमारी वगैरह का प्रचलन और उसी परिप्रेक्ष्य में क्या होता है, इसका नाम देखने मिलता है। निम्नलिखित में से किस एक मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया। कौन से एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया, तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया। बहलोल लोदी, शेरशाह, हुमायूं या फिर आपके अकबर। कौन से एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्होंने क्या किया, तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया। तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया। तो बेसिक अगर देखा जाए तो इसका नाम काफी चर्चा में रहता है। खासा अगर देखा जाए तो ये कब समाप्त हुआ था, तो मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा 1563 ईस्वी में। 1563। और इस समय का शासनकाल किसका था, तो सीधे शब्दों में अकबर। अकबर को लोग महान इसी कारण से कहते हैं क्योंकि आप भी जानते हैं कि ये एक ऐसा शासक था जिसको हम एक उदार नीति वाले शासक के रूप में कह सकते हैं, एक सहिष्णु शासक के रूप में इसका नाम आता है कि मतलब जिसने दोनों परंपराओं का पूरी तरीके से ख्याल रखा, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सबका यहाँ पे पूरी तरीके से ध्यान रखा। तो इसी परिप्रेक्ष्य 1563 में इसने क्या किया, जो मुस्लिम शासकों ने तीर्थ यात्रा का कर चालू किया था उसे पहले चरण में इसने समाप्त किया। अच्छा इतना ही नहीं, 1563 में तो ये चालू किया, लेकिन 1562 की जब बात की जाए तो इसने यहां पर एक दास प्रथा हुआ करती थी उसको भी क्या किया, समाप्त किया था। तो 1562 की जब बात की जाए तो उसने क्या किया था, 1562 में दास प्रथा को समाप्त किया था। इसी तर्ज पर ध्यान रखिएगा 1564 की जब बात की जाए तो उस टाइम पे इसने क्या किया, एक कर लिया जाता था जजिया कर, तो जजिया कर भी इसने क्या किया, समाप्त किया। तो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण होता है यह संदर्भ, खासा अगर देखा जाए तो मुस्लिम शासक के रूप में। तो मुस्लिम शासक के रूप में 1563 में इसने क्या किया, पहला संदर्भ तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया, 1562 में दास प्रथा और 1564 में आपके जजिया कर, ये सारे बिंदुओं को क्या किया, इसने समाप्त किया। तभी तो हम अकबर को महान मानते हैं क्योंकि उसकी नीतियां ऐसी थी जिसका संबंध था कि देखो हर जगह लड़ाई से काम नहीं करना है, हर जगह लड़ाई से नहीं बल्कि कुछ जगह बातचीत करते हुए अपने रिश्तों को स्थापित करते हुए। कहीं पर इसने कुछ व्यवस्था लागू कर दी, कहीं पर अपना शादी ब्याह कर लिया, कहीं किसी से मित्रता कर ली, तब इसने अपने राज्य को विस्तार किया। हमारे पूरे इतिहास के अंदर जब आप पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, तो केवल दो व्यक्तियों को हम महान मानते हैं, एक अकबर और एक आपके सम्राट अशोक। और इन दोनों को मानने का एक ही कारण है, क्योंकि इन्होंने केवल केवल लड़ाई झगड़े से नहीं अपना विस्तार किया बल्कि दूसरी नीतियों का आधार लिया, और जिसमें धर्म की नीति हो गई, मित्रता की नीति हो गई, सहायता की नीति होगी, ऐसे कुछ नाम आपको देख मिलते हैं, ठीक है। अस्थाई बंदोबस्त, आज अगर इसकी बात की जाए तो ये किसके साथ प्रमुख रूप से हमें देखने को मिलता है, अस्थाई बंदोबस्त। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो ये जमींदारों के परिप्रेक्ष्य चालू किया गया, ग्रामीण समुदायों के साथ चालू किया गया, मुकदमों के साथ चालू किया गया, या फिर आपके किसानों के साथ आपको देखने को मिलता है। अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त, आज अगर इसकी बात की जाए तो यह प्रमुख रूप से हमें देखने को मिलता है। अस्थाई बंदोबस्त की जब बात की जाए तो यह नाम हमें प्रमुखतः देखने को मिलता है। अस्थाई बंदोबस्त यह प्रमुख रूप से आपको देख मिलता है। तो अस्थाई बंदोबस्त की जो संकल्पना थी वह किससे समित है, तो आप भी जानते हैं ये राजस्व व्यवस्था की परिप्रेक्ष्य आपको देख मिलती है।
और राजस्व व्यवस्था की जब बात की जाए तो राजस्व व्यवस्था में एक्चुअली आपने किसानों के परिप्रेक्ष्य सुना होगा, अंग्रेजों ने कुछ विशेष प्रकार की नीतियां अपनाई थी, जिनमें एक तो यही आपकी हो जाती है अस्थाई व्यवस्था। अस्थाई व्यवस्था के अलावा एक आपने नाम सुना होगा जैसे जमींदारी प्रथा, इवन आपने सुना होगा कि इसके बारे में महालवाड़ी व्यवस्था, ठीक है, महालवाड़ी व्यवस्था। तो ऐसे राजस्व वसूलने के लिए यहां पर क्या था, अंग्रेजों के माध्यम से कुछ नई नई प्रकार की नीतियां लाई गई थी। अस्थाई बंदोबस्त का मतलब था कि कुछ समय के लिए फिक्स कर देना। अगर इस बिंदु की बात की जाए तो इस बिंदु के परिप्रेक्ष्य क्या होता था, सीधे शब्दों में आप कह सकते हो कि इन्होंने जमींदारों के साथ क्या किया, समझौता करना चालू किया। कि एक बिचौलिए के रूप में जमींदार से कहा कि भैया ऐसा करो, ये जो पूरा क्षेत्र है ये तुम्हारे अंतर्गत आएगा। अब तुम्हारा एक काम होगा कि जितना भी पैसा आप कलेक्ट करो उसे कलेक्ट करो, एक हिस्सा निश्चित है इसे हमें दे देना, बाकी जितना निकाल पाते हो वो तुम्हारा होगा। तभी आपने देखा होगा कि जमींदारों का रवैया हमारे प्रति क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है वसूलने के प्रति, कि उन्होंने ज्यादा से ज्यादा वसूलना चालू किया। ये अंग्रेजी नहीं कहती थी, ये इन्होंने किया। क्यों? क्योंकि उनको एक हिस्सा देना था और देने के बाद जितना बचता वह इनका हो जाता है। और दूसरे शब्दों की अगर बात की जाए तो यहां पर क्या हो जाता था, यहां पे जमींदार के साथ चूंकि समझौता किया जाता था, तो इस परिपेक्ष में अब सीधे तौर पे जो जमीन का मालिक है, सीधे जमीन का जो मालिक है वह किसे माना जाता था, तो वह अब आपका किसान ना होकर के यही जमींदार होता था। और यहीं से हम देख पाते हैं कि ये जमींदारी व्यवस्था हमारे यहां पर जन्म लेती है। किसके माध्यम से चालू की गई थी, तो कार्नवालिस का नाम आपने सुना होगा। अगर इसकी बात की जाए तो इसके द्वारा इसे चालू किया गया था। ठीक है, कार्नवालिस की जब बात की जाए तो कार्नवालिस के माध्यम से इसको चालू किया गया था। ठीक है, कार्नवालिस की जब बात की जाए तो कार्नवालिस ने क्या किया था, इस व्यवस्था को चालू किया था। कब? 1793 में। 1793 में कार्नवालिस की जब बात की जाए तो उसने क्या किया था, इस व्यवस्था को चालू किया था, जिसमें सीधा क्या होता था कि अब किसानों से कोई संपर्क नहीं होता था। सीधे तौर पे क्या होता था, यहां पे जमींदारों के साथ संबंध होता था, उनसे एक तय कर लिया जाता था, एक करार होता था और उसके बाद उनसे टैक्स वसूला जाता था। तो इसे हम अस्थायी बंदोबस्त के रूप में जानते हैं। बेसिक अगर देखा जाए तो इस परिप्रेक्ष्य आपने सुना होगा कि आज अगर भारत की बात की जाए तो एक बड़ा हिस्सेदारी, मतलब 19% हिस्सेदारी इसमें कवर भी होता है। हालांकि इसी परिप्रेक्ष्य महालवाड़ी का जो संबंध है वह किससे है, तो महालवाड़ी की जब बात की जाए तो महालवाड़ी का नाम ध्यान रखिएगा। महालवाड़ी, महालवाड़ी की जब बात की जाए तो इसका संबंध किससे है, तो ये महाल का मतलब होता है किसान। तो यहाँ पे जो जमीन के मालिक होते थे वह सीधे तौर पे किसान ही होते थे, और यही किसान लोग क्या करते थे, अंग्रेजों को टैक्स देते थे। तो सीधी संकल्पना जब महाल की बात आती है तो किसान होता है, और जो जमींदारों की संकल्पना होती है वो बंदोबस्त होता है, व्यवस्था को बंदोबस्त कर देना। ठीक है, कहा जा रहा है कि प्रार्थना समाज के एक संस्थापक हैं, अगर इनकी बात की जाए तो इनका नाम क्या है, आत्मचंद्र पांडुरंगा, तिलक, एनी बेसेंट या फिर रास बिहारी बोस। हमारे यहां पर एक व्यक्ति जिनका संबंध होता है प्रार्थना समाज के संस्थापक के रूप में। प्रार्थना समाज के संस्थापक की जब बात की जाए तो उसके रूप में किसका नाम यहां पर देख मिलता है, प्रार्थना समाज। बेसिक अगर देखा जाए तो इसका नाम प्रमुख रूप से होता है प्रार्थना समाज। मुख्यतः अगर देखा जाए तो पहली बात, इसकी स्थापना कब करी गई और कहां की गई, तो यह बंबई में स्थापित हुआ। आज का जो आधुनिकतम आपका बंबई है वहां पर इसकी स्थापना करी गई थी। कब करी गई थी, तो यह करी गई थी 1867 में। इसको स्थापित करने का मुख्य मंतव्य क्या था, इसका स्थापित करने का मुख्य मंतव्य था कि जो हमारी हिंदू परंपरा है और हिंदू परंपरा के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार की रूढ़वादिता है, इस रूढ़वादिता के इतर हमें क्या करना है, कार्य करना है। और इसी परिप्रेक्ष्य आपने सुना भी होगा कि एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम है आत्मरंग पांडुरंगा। क्या नाम होता है, आत्माराम पांडुरंगा। अगर इनकी बात की जाए तो इनका नाम इससे संबंधित आपको दिख मिलता है। हालांकि इसी परिप्रेक्ष्य आपने सुना होगा एक व्यक्ति और थे जिनका नाम था महागोविंद रानाडे। अगर इनकी बात की जाए तो इनका भी संबंध यहां से आपके क्या होता है, जुड़ता है। तो महागोविंद रानाडे की जब बात की जाए तो ये भी क्या होते हैं, इसके साथ आगे चल करके जुड़ते हैं। लेकिन शुरुआत की जब बात की जाए प्रार्थना समाज, तो ये आत्माराम पांडुरंगा के द्वारा बंबई में सन 1867 में चालू किया गया, जिसका मुख्य मंतव्य था कि जो हमारे यहाँ पर हिंदी कल्चर है उसमें जो विभिन्न प्रकार की रूढ़वादिता है उसके खिलाफ हमें क्या करना है, एक तरीके से कह सकते हो उससे हमें छुटकारा लेना है और अपने आप को उदार और कहीं न कहीं सहिष्णु बनाना है, अगर इसकी बात की जाए।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ उसमें कितने प्रतिनिधियों ने पार्टिसिपेट किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब बात की जाए तो उसमें कुल कितने प्रतिनिधियों ने पार्टिसिपेट किया था? बेसिक अगर देखा जाए तो 52, 62, 72 या 82। आज अगर इसकी बात की जाए, पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसकी स्थापना कब करी गई? तो स्थापना हुई थी सन 1885 में। कहां पर? यह हुई थी आपके कोलकाता में। और कोलकाता की जब बात की जाए तो आपने सुना भी होगा किसके द्वारा? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। ए.ओ. ह्यूम की जब बात की जाए तो इसने क्या किया? इसकी स्थापना करी। बेसिकली अगर देखा जाए तो स्थापना के बाद आपने कुछ मंतव्य और सुने, जैसे मुख्यतः अगर देखा जाए तो इसका पहला अधिवेशन, अब बात आती है पहला अधिवेशन कहां पे हुआ? तो पहला अधिवेशन जो हुआ वह आपके बंबई में हुआ था। बंबई में आप भी जानते हैं किसका नाम? गोकुलदास तेजपाल, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय की जब बात की जाए तो वहां पर इसका पहला बैठक आयोजित हुआ। कई बार आपने सुना होगा इसके अध्यक्ष कौन रहे? तो इसके अध्यक्ष के रूप में आपको नाम आता है डब्ल्यू.सी. बनर्जी। तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी की जब बात की जाए तो यह इसके अध्यक्ष बने। खासा अगर देखा जाए तो कुल सदस्य जो पार्टिसिपेट किए थे उनकी संख्या थी 72। अच्छा, 72 में भी ध्यान रखिएगा, खास हमारे यूपी की जब बात की जाए तो यूपी से सबसे ज्यादा लोग थे। तो यूपी से क्या हो जाता है? यूपी से सबसे ज्यादा लोग शामिल थे। तो मिला जुला के कांग्रेस के पहले अधिवेशन की जब बात की जाए तो ये बंबई में हुआ। डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की। यूपी से सबसे ज्यादा लोग और 72 टोटल लोगों ने क्या किया? पार्टिसिपेट किया। हालांकि हमारे यूपी के अधिवेशन कई बार पूछे जाते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा, यूपी में कुल कांग्रेस के अलग अलग 9 अधिवेशन हो चुके हैं। कितने? 9 अधिवेशन अलग अलग आपको देखने को मिलते हैं। कहा जा रहा है कि स्वतंत्र भारत के परिप्रेक्ष्य पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। हमारे यहाँ पर स्वतंत्र भारत के परिप्रेक्ष्य पहले गवर्नर जनरल का नाम देखने को मिलता है, जो संयोग से पहले भारतीय थे, और पहले भी कह सकते हो और आखिरी भी कह सकते हो। पहले और आखिरी क्यों? क्योंकि इसके बाद ये परंपरा क्या हो जाती है? हमारी सदैव सदैव के लिए समाप्त हो जाती है, और अब हमारे यहाँ पर एक नया प्रथा जन्म लेता है जिसको हम देश के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रपति कहते हैं। हालांकि देश का पहला राष्ट्रपति कौन रहा? इनका नाम था राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद की जब बात की जाए तो ये राष्ट्रपति के रूप में जाने जाते हैं। अब यहां पर अगर देखा जाए तो इनका नाम क्या होगा? तो मुख्यतः आपने सुना होगा जब हम बात करते हैं माउंटबेटन, तो ये क्या हो जाते हैं? ये अंतिम हो जाते हैं। अंग्रेजी सत्ता की जब हम बात करते हैं तो अंग्रेजी सत्ता के अंतिम होते हैं माउंटबेटन। लेकिन माउंटबेटन के बाद क्या नाम आता है? खासा ध्यान रखिएगा, अगर यहां पे बात की जाती है तो आपने सदैव सुना होगा राजगोपालाचारी। तो राजगोपालाचारी की जब बात की जाए तो इनका नाम ध्यान रखिएगा, ये पहले भारतीय के रूप में जाने जाते हैं। अच्छा, कोई अगर पूछ ले कि माउंटबेटन कौन थे, तो ये ध्यान रखिएगा, जब हमारा देश आजाद हुआ था स्वतंत्रता के बाद, तो स्वतंत्रता के बाद जब बात आती है कि पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो पहले गवर्नर जनरल का नाम आता है खास आपके किसके रूप में? आपका यही जो क्या नाम है? माउंटबेटन गवर्नर जनरल। तो जब देश आजाद हुआ, तो देश आजाद होने के बाद अर्थात 15 अगस्त की जब बात की जाए तो 15 अगस्त सन 1947 के टाइम पे जो गवर्नर जनरल थे वो अंग्रेजी ही थे, जिनका नाम था माउंटबेटन। लेकिन माउंटबेटन के बाद क्या हो जाता है? आपके गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी बनाए जाते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि राजगोपालाचारी क्या होते हैं? स्वतंत्र भारत के बाद ये बनाए जाते हैं। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि पहले भारतीय होते हैं, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। लेकिन आजादी के तुरंत बाद कौन था? तो उस टाइम पे अंग्रेज ही था, जिसका नाम था माउंटबेटन। ठीक है, आगे की जब बात की जाए तो एक नाम आता है कि हिंद महासागर और लाल सागर, इन दोनों को कौन सी जल संधि आपकी कनेक्ट करती है? हिंद महासागर और खास करके लाल सागर, इन दोनों की जब बात की जाए तो इन दोनों के बीच में कौन सी कनेक्शन वाली एक जल संधि हमें देखने को मिलती है? खास अगर देखा जाए तो इसका नाम हमें देखने को मिलता है। कौन सी एक ऐसी जल संधि है जो क्या करती है? इसमें कनेक्ट करती है। कौन सी ऐसी जल संधि है जो प्रमुखता से इसको कनेक्ट करती है? हिंद महासागर और लाल सागर। सामान्यतः आपने देखा होगा कि जो विभिन्न प्रकार के आपके महासागर हैं, चूंकि आप भी जानते हैं कि ये हमारी क्या है, अगर इसकी बात की जाए तो ये कहीं ना कहीं आपका उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका की परिप्रेक्ष्य में फिर आपका
दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका के बाद फिर आपका यूं कह सकते हो कि ये यूरोप का हिस्सा, सॉरी अफ्रीका। अफ्रीका के बाद ये वाला हिस्सा जिसको हम किस रूप में जानते हैं यूरोप, और यूरोप के बाद ये वाला हिस्सा एशिया। एशिया के बाद यहाँ छोटा सा आपका ऑस्ट्रेलिया है। यही तो हमारे कुछ महाद्वीपों के प्रारूप हैं। तो इन महाद्वीपों की जब बात की जाए तो ये दोनों कह सकते हो मतलब जितने भी महाद्वीप हैं सामान्यतः आपस में जुड़े हैं, और कहीं कहीं पर नहीं जुड़े हैं तो एक पतली सी सकरा सा रास्ता आपको दिख मिलता है। तो यूं कह सकते हो जैसे ये वाला रास्ता, जैसे ये वाला रास्ता, जैसे यहाँ पर रास्ता, ठीक है, जैसे यहाँ पर रास्ता। तो ऐसे कई सारे रास्ते क्या होते हैं, इनमें जल बहाव के रूप में आपको दिख मिलते हैं, और जिनका हम सदैव प्रयोग भी करते हैं किस परिप्रेक्ष्य में, अपने यहाँ पर यात्रा के लिए, यात्रा के लिए, या आप कह सकते हो कि व्यापार वगैरह में इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि आप भी जानते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ से अभी हमें निकलना हो और संयोग से हमें आना हो यहाँ भारत के लिए, तो यहाँ से कोई निकलना चाहेगा तो ये चलते 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 यहाँ पे पहुँचे। तो इस दशा में आप भी जानते हैं कि ज़्यादा ऊर्जा खर्च होगी और ज़्यादा समय भी लगेगा। लेकिन हमने क्या कहा, हमने कहा शॉर्टकट करते हैं। कैसे? ऐसे निकलते हैं, ऐसे चलते 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 यहाँ पहुँच गए, तो ये शॉर्टकट हो गया, समय का भी बचत हुआ और ऊर्जा की भी बचत हुए। तो ऐसे ही पतले पतले जो आपके जल मार्ग होते हैं, जो खासा विभिन्न आपके महाद्वीपों के बीच में पाए जाते हैं, अगर उनकी बात की जाए तो उनको हम जल संधि वगैरह के रूप में जानते हैं, जो इनको कनेक्ट करती है। जैसे एक जल संधि हमारी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। अक्सर आपने सुना होगा यहाँ पर, ये कौन सा लोकेशन है, तो यह हमारे भारत का श्रीलंका है, भारत का श्रीलंका है। और ये कौन सा है, तो ये आपका भारत है। अब इन दोनों के बीच में कौन सी संधि है, तो यहां पर ध्यान रखिएगा, आपने सदैव सुना होगा पाक जल संधि। कई बार ऐसा लगता है कि पाक जल संधि जो है पाकिस्तान के साथ है, नहीं, पाक जल संधि की जब बात की जाए तो यह हमें जो दिख मिलती है वो श्रीलंका और भारत के बीच में दिख मिलती है। कहां पर? भारत और श्रीलंका के बीच में आपको देखने को मिल जाती है। इवन आपने सुना होगा इसी परिप्रेक्ष्य में जब हम मलक्का जल डमरू की बात करते हैं, ठीक है, मलक्का जल डमरू की जब बात करें तो मलक्का जल डमरू का भी नाम आपको यहां पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो इन नामों को ध्यान रखिएगा जो आपके भारत और श्रीलंका के बीच आपको दिख मिलते हैं। अब यहाँ पे देखा जाए तो हिंद महासागर और लाल सागर के बीच में कौन कनेक्ट करता है, तो आपने कई बार सुना होगा बाब अल मंडेव। क्या नाम होता है? बाब अल मंडेव की जब बात की जाए तो ये क्या करती है, यह इसको कनेक्ट करती है, ठीक है। तो बाब अल मंडेव की जब बात की जाए तो ये क्या करती है, लाल सागर और हिंद महासागर इन दोनों को कनेक्ट करती है, ठीक है। आगे की जब बात की जाए तो 90 ईस्ट रिज, यह हमें बेसिकली देखने को मिलता है। 90 ईस्ट रिज की जब बात की जाए तो ये कहां से सम्मिलित होता है, खासा ये सम्मिलित है प्रशांत महासागर में, ये सम्मिलित है हिंद महासागर में, या फिर ये अंध महासागर में, या फिर आपके आर्कटिक महासागर में। अगर इसकी बात की जाए तो इसका नाम प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। आज अगर इसकी बात की जाए तो इसका संबंध क्या है, किस परिप्रेक्ष्य में, हमारे यहाँ पे 90 ईस्ट रिज बेसिक अगर देखा जाए तो इसका संबंध क्या है, तो मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा, आज अगर हम भारत की अवस्थिति की बात करें तो भारत के इस लोकेशन में कौन स्थित है, काफी चर्चित है, लक्षद्वीप। बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। लक्षद्वीप के बाद इधर कौन स्थित है, तो आप भी जानते हैं यहाँ पर अंडमान निकोबार है, ठीक है। भारत के परिप्रेक्ष्य में आपने सुना भी होगा कि भारत की जो स्थल भूमि है उसके अलावा भारत के पास क्या है, द्वीपीय प्रदेश भी हैं, जहां पर इसके दक्षिण पश्चिम की बात करें तो लक्षद्वीप स्थित है, और जबकि उत्तर पूर्व की बात करें तो वहां अंडमान निकोबार है। बेसिक आप कह सकते हो कि इसके परिप्रेक्ष्य अभी काफी चर्चित रहा, क्योंकि मालदीव की जब बात की जाए तो मालदीव ने कुछ विवादित बयान वगैरह दिए हैं, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बयान अभी काफी चर्चा का चल रहा है। कहा जा रहा है कि 15 मार्च तक भारतीय सेना को यहां से निकाल दिया जाए। बहरहाल बात की बातें, अब यहां पे अगर देखा जाए तो ये 90 ईस्ट रिज कहां पे स्थित है, तो खास ध्यान रखिएगा ये जो अंडमान निकोबार का लोकेशन है, अगर यहां की बात की जाए तो यहां पर आपका अवस्थित है, ठीक है। तो इस परिप्रेक्ष्य आप कह सकते हो इसका संबंध क्या होगा, तो यह मुख्य रूप से हमें हिंद महासागर के अंदर दिख मिलेगा। क्योंकि आप भी जानते हैं अगर हम पूरे लोकेशन की बात करें तो यहाँ पर आपको अरब सागर देख मिलता है, कौन सा, जब हम पूरब स्थिति की बात करें ये अरब सागर है, ये कौन सा है, ये बंगाल की खाड़ी है। लेकिन अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अलावा ये जो पूरा हिस्सा है इसको हम किस रूप में जानते हैं, इसे हम हिंद महासागर के रूप में जानते हैं। तो हिंद महासागर की परिप्रेक्ष्य में चूंकि ये अंडमान निकोबार से सम्मिलित है आपकी 90 ईस्ट रिज, तो इस कारण से क्या होगा, ये हिंद महासागर का एक विशेष हिस्सा माना जाता है, ठीक है। तो बेसिक अगर देखा जाए तो अरब सागर, आज अरब सागर की जब बात की जाए तो अरब सागर के अंतर्गत जो पानी का औसतन खारापन है वह हमें देखने को मिलता है। हमारे यहाँ पर खासा जब हम अरब सागर की बात करते हैं तो अरब सागर में
जो पानी का एक विशेष खारापन है वह हमें देखने को मिलता है। इस परिपेज की जब बात की जाए तो 25 पीपीटी, 30 पीपीटी, 45 पीपीटी या फिर 55 पीपीटी पानी के खारेपन की जब बात की जाए। एक्चुअली अक्सर आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे महासागर वगैरह होते हैं ना, शुद्ध रूप में अगर कहा जाए तो इसी कारण से बहुत चर्चा भी रहता है कि हमारे जो महासागरों की संकल्पना है, नो डाउट आज हम पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। और उसका एक मंतव्य होता है क्योंकि पानी से पूरी तरीके से भरा हुआ एक ही आपका पूरा ग्रह है जिसके पास अपना पानी उपलब्ध है। लेकिन जो हमारे यहाँ पर पानी उपलब्ध है, इसमें सबसे खराब बात क्या है कि ये पीने योग्य पानी नहीं है। मतलब ये पूरी तरीके से क्या है, खारा पानी है। तो खारा पानी हम पी नहीं सकते हैं। तभी आपने देखा होगा कि हम लोग पानी बचाने का हमेशा से आंदोलन करते हैं, लेकिन पीने के पानी के रूप में हम मीठे पानी का इस्तेमाल करते हैं। अब देखा जाए तो यही कहा जा रहा है कि अरब सागर में जो पानी का एक औसतन खारापन है वो बेसिकली हमें देखने को मिलता है। तो अगर इसकी बात की जाए तो इसका नाम हमें प्रमुख रूप से देखने को मिल जाता है। अच्छा, खारापन तय कैसे होता है तो ये भी ध्यान रखिएगा। जब आप ग्लोब के बारे में देखते हैं ना, ये ग्लोब होता है, तो ग्लोब पे ये जो अक्षांश और देशांतर होती है, ठीक है, ये जो अक्षांश और देशांतर होती हैं, अगर इन्हीं की बात की जाए तो जो कोई लोकेशन किसी एक विशेष अवस्थिति में पाया जाता है, उसी एक क्रम में क्या होता है, आपके यहाँ पर उसके खारेपन को निर्धारित किया जाता है। ठीक है, इसके खारेपन को निर्धारित किया जाता है। जैसे मान लेते हैं कोई एक अवस्थिति है, ये जैसे 0 डिग्री है, मान लेते हैं कोई एक अवस्थिति है जो 20 से लेकर के 40 के बीच में अवस्थित है। क्या, 20 डिग्री से लेकर के 40 डिग्री के बीच में अवस्थित है। तो इस दशा में क्या होगा, इस दशा की जब बात की जाए तो यहां पर इसकी जो लवणता होगी वह क्या होगी, वह कहीं ना कहीं सबसे अधिक होगी। क्या हो जाएगी, यहां पर इसकी जो लवणता होगी वह क्या हो जाएगी, वह आपको अधिक देख मिलेगी अपेक्षा बाकी लोकेशन के। तो इस परिपेज की जब बात की जाए तो इन्हीं डिग्री के अनुसार क्या होता है, हमारे यहाँ पर समुद्रों की लवणता वगैरह के बारे में चर्चा करी जाती है। तो इस परिपेज की जब बात की जाए तो यहाँ पर क्या होगा, 20 से लेकर के 40। अच्छा, इसी तर्ज पर आपके जब हम दक्षिणी गोलार्ध की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से 10 से 20 होगा, यहाँ पे 10 से 20। तो इनके बीच में क्या होगा, कोई अगर आपका सागर अवस्थित है तो उसमें जो पानी की मात्रा होगी ना वो बहुत ज्यादा खारी होगी। तो इस परिपेज की जब बात की जाए तो अरब सागर, क्योंकि अरब सागर की जब बात की जाए तो ये लगभग लगभग हमारी यूपी के बारे में आपने सदैव सुना है, 23.5 डिग्री की रेखा उससे होकर गुजरती है। इसका मतलब 23.5 डिग्री इसके आसपास होकर गुजरती है। तो यहाँ पे खारापन अच्छा खासा मात्रा में पाया जाता है, और अच्छा खासा मात्रा में पाया जाता है, इसका मतलब क्या होगा, 35 पीपीटी। कितना हो जाएगा, 35 पीपीटी की जब बात की जाए तो यह प्रमुख रूप से आपको देखने को मिल जाता है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, यह तो हमारी अरब सागर की बात हो गई। विश्व में सबसे ज्यादा खारा कौन है, तो सबसे ज्यादा खारा की जब बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो खारा आपको देखने मिलता है, अगर इसकी बात की जाए तो इस पे आपने सुना भी होगा, वॉन झील। वॉन झील ये कहां से समित है, तो ये आपको टर्की में देख मिलती है। और टर्की की इस झील की जब बात की जाए तो इसमें जो पीपीटी की संकल्पना पाई जाती है वह 330% तक पाई जाती है। अब आप समझ सकते हैं कि पानी की खारा कितना होगा, ये 330% तक क्या होती है। ये वान झील जो टर्की वाली है वो सबसे ज्यादा आज विश्व की खारे पानी के रूप में जानी जाती है। क्लियर। आगे की जब बात की जाए तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों की जो संख्या है वह आज सबसे ज्यादा आपको देख मिलती है। बिहार में, पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में या फिर आपके पंजाब में। कौन सा एक ऐसा लोकेशन है जहां पर खास करके क्या होता है, एक अनुसूचित जाति की जब बात की जाए तो इनकी संख्या एक अच्छे खासे क्रम में हमें देखने को मिलती है। अच्छी खासी संख्या यहां पे हमें देखने को मिलती है। कौन सा एक ऐसा राज्य है, कौन सा एक ऐसा राज्य है जहां पे अनुसूचित जाति की संख्या सबसे ज्यादा है। अब ध्यान रखिएगा, अगर इसकी बात की जाए तो इसका संबंध क्या होगा, उत्तर प्रदेश। आज उत्तर प्रदेश में 2011 की जो जनगणना है उस गणना के अनुसार बताया जाता है कि अनुसूचित जाति की संख्या कितनी है, 20.6% है। कितना है, 20.6% है। कुल मिला के अगर देखा जाए तो आपने सदैव सुना होगा कि हमारे यूपी का जो सीतापुर जिला है वहां पे सबसे ज्यादा जनजाति जाति रहती है, और बागपत की जब बात की जाए तो बागपत में सबसे कम जाति आपके निवास करती है। तो यूपी अपने आप में काफी फेमस है क्योंकि यहाँ पे अनुसूचित जाति की संख्या सबसे ज्यादा है। अच्छा, यूपी के ही नाते ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अनुसूचित जाति, तो अनुसूचित जाति की जब बात की जाए तो इनकी भी संख्या सबसे ज्यादा है, और इनकी संख्या कितनी है, तो 2011 की गणना के अनुसार 0.6% है। और इनमें जो सबसे ज्यादा संख्या है वो कहाँ पे है, वह आपको सोनभद्र में देख मिलता है। और सबसे कम की जब बात की जाए तो ये कहाँ से समित है, तो ये आपके बागपत में देखने को मिलता है। तो सोनभद्र में सबसे ज्यादा, बागपत में सबसे कम। ठीक है। बाकी अगर देखा जाए तो 26 जनवरी
के दिन लागू करने के निर्णय को हमने इस कारण से चूज किया क्योंकि कांग्रेस ने स्थिति को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में घोषित कर दिया था। इस स्थिति को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के लिए था। यह हमारे लिए एक शुभ दिन था या फिर इनमें से कोई नहीं। एक्चुअली आप भी जानते हैं कि हमारा देश जो गणतंत्र हुआ है, बेसिकली अगर इसकी बात की जाए तो सदैव आपने सुना है कि संविधान तो हमारा बन के कब तैयार हो गया था, 26 नवंबर को। 26 नवंबर सन 1949 की जब बात की जाए तो इसी टाइम पे बन के तैयार हो गया। लेकिन हमने क्या किया, इसका वेट किया कि हमें 26 जनवरी को लागू करना है। तो इस परिपेज की जब बात की जाए तो इसका नाम हमें देख मिलता है कि आखिर हमने 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया। तो उसका सीन था 1930, 26 जनवरी। खासा अगर देखा जाए तो 26 जनवरी सन 1930 की जब बात की जाए तो इस टाइम पे आपने सुना भी होगा कि कांग्रेस की जब बात की जाए तो कांग्रेस के माध्यम से मुख्य रूप से क्या हुआ, आप कह सकते हो कि इस तिथि को पूरी तरीके से स्वतंत्रता दिवस के रूप में घोषित कर दिया गया। अब एक बिंदु आ गया कि भाई हमारा देश तो स्वतंत्र हो गया पहले ही, तो अब हम क्या करें। हमारी यूपी देश का जो स्वतंत्रता दिवस रहा वो पहले हो गया, क्यों? क्योंकि 15 अगस्त को देश स्वतंत्र हो गया, 15 अगस्त सन 1947 को। तो अब हम 26 जनवरी को कैसे यादगार करें। तो हमने कहा ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, हमारा संविधान तो लागू होना है ना, तो हमने 26 जनवरी को अब अपने आप को गणतंत्र घोषित किया। तो इसी कारण से गणतंत्र दिवस हमारा 26 जनवरी है और स्वतंत्रता दिवस आपका 15 अगस्त है। ठीक है, आगे की बात की जाए तो लोक लेखा समिति यह अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। बेसिकली किसे प्रस्तुत करती है, नाम की जब बात की जाए तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, या लोकसभा के स्पीकर को, या फिर संसदीय मामलों के जो मंत्री हैं उनको, या फिर भारत के राष्ट्रपति को। कौन से ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको क्या होता है, लोक लेखा समिति अपने रिपोर्ट देती है। लोक लेखा समिति की जब बात की जाए तो यह अपना रिपोर्ट किसे देती है, लोक लेखा समिति। सबसे पहली बात तो यह ध्यान रखिएगा इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं। तो आप भी जानते हैं 15 सदस्य जो होते हैं आपके लोकसभा से शामिल होते हैं। ठीक है, और 7 सदस्यों की जब बात की जाए तो ये किससे शामिल होते हैं, तो यह आपका राज्यसभा है उससे शामिल होते हैं। अर्थात कुल इसमें 22 सदस्य होते हैं, 22 सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति। और जिसका पूरा मंतव्य होता है कि हमारे जो लोक हित के विषय हैं उन पे क्या क्या खर्च वगैरह कर जा रही है, उनको लेकर के ये अपना रिपोर्ट सदैव लाती रहती है। अब इस रिपोर्ट की जब बात की जाए तो ये किसको देती है, तो मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं। कौन होते हैं, लोकसभा के स्पीकर की जब बात की जाए तो लोकसभा के स्पीकर को ये अपना रिपोर्ट देती है। खासा ध्यान रखिएगा जब भी कोई ऐसी समिति बनाई जाती है तो वह कितने लिए के बनाई जाती है, तो आपके वित्तीय वर्ष में बनाई जाती है। अर्थात 1 वर्ष के लिए क्या होता है, यह आपका बनाया जाता है। और 1 वर्ष की जब बात की जाए तो 1 वर्ष के लिए ये बनाया जाता है। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये महालेखक परीक्षक का कार्य बड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह जो लोक लेखा समिति ने रिपोर्ट दी है तो इस रिपोर्ट की जांच करने का कार्य होता है। ठीक है, तो रिपोर्ट की जांच करने का काम किसका होता है, तो आपने सदैव सुना होगा ये जो नियंत्रक महालेखक परीक्षक होते हैं, अर्थात जिनको हम क्या बोलते हैं, कैग के रूप में जानते हैं। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जब बात की जाए तो इनका संदर्भ क्या होता है, यह लोक लेखा समिति ने जो अपना एक यहाँ पे संदर्भ दिया, अगर उसकी बात की जाए तो यह इसकी जांच वगैरह करते हैं। ठीक है, आगे की बात की जाए तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। अलग अलग कथन दिए हैं लेकिन इनमें से कौन सा कथन आपका सही नहीं है। धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है, बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि धन विधेयक की जब बात की जाए तो राज्यसभा इसमें कुछ नहीं कर सकती है। धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में ही होती है। ठीक है, ऐसा कह भी सकते हैं कि राज्यसभा से भी लोकसभा से, दोनों से हो सकती है, कोई इसमें संशय नहीं। लोकसभा के पारित धन विधेयक की जब बात की जाए तो राज्यसभा उसे 14 दिनों तक क्या करती है, होल्ड करके रख सकती है, और नहीं रखती है तो उसे पारित करना पड़ेगा। यह भी बात सत्य है। राज्यसभा किसी भी धन विधेयक के पारित करने के परिप्रेक्ष्य में पारित कर सकती है, कतिपय सिफारिश के साथ उसे लोकसभा को लौटा सकती है। अरे गलत बात है, इसके पास ये बिल्कुल अधिकार नहीं है। राज्यसभा धन विधेयक के मामले में शक्तिहीन है, शुरू ही कह दिया। इसका मतलब ये केवल थोड़ा सा सुझाव दे सकती है, परिवर्तन वगैरह नहीं कर सकती है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, धन विधेयक की जब बात की जाए तो धन विधेयक की संकल्पना किसके माध्यम से लाई जाती है, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। आपने संविधान के अनुच्छेद 110 के बारे में सुना है, और उसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति के अनुशंसा पर ही क्या किया जाता है, इसको लाया जाता है।
वैसे अगर हम अपने यहाँ पे बात करें, एक नाम आपने सुना होगा कि धन विधेयक जो हमारे यहाँ पर होता है वो बताता किसके द्वारा है, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। धन विधेयक की जो संकल्पना है वो हमारे जो सदन का अध्यक्ष होता है वह इसके बारे में पूर्ति करता है, उसके बारे में पुष्टि करता है कि ये धन विधेयक है। लेकिन सदन में लाने का जो बिल लाने का प्रावधान होता है वो राष्ट्रपति के ही आपके पूर्व आदेश पर लाया जाता है। तो अनुच्छेद 110 में इसकी चर्चा की गई है। राज्यसभा इसके बारे में कोई प्रावधान नहीं कर सकता, सुझाव जरूर दे सकता है। ठीक है, आगे की जब बात की जाए तो आगे की संकल्पना अब यहीं पर विराम होती है। ठीक है, पुनः आपके साथ अभी हम 6 बजे जुड़ेंगे यूपी के वाले सेशन में। ठीक है, तो बाकी मंतव्यों के लिए आप इस चैनल पे बने रहें, इस चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों मित्रों के पास साझा भी करें, क्योंकि आप भी जानते हैं आपकी परीक्षाओं को ही ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर कुछ विशेष मंतव्य आप सबके साथ साझा करते हैं। एक बार फिर से आपको बता दें आपके क्लास की टाइमिंग, तो यहाँ पे हमने आपके लिख दिया था तो हम नहीं चाह रहे हैं बार बार लिखना। ठीक है, 8 बजे सुबह थ्योरी की क्लास हो जाती है, 12 बजे हिंदी की क्लास, थोड़ा सा बिजली का प्रॉब्लम चल रहा है, पता नहीं क्या सीन है, उसको जल्दी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद 5 बजे जीके जीएस का सेशन, 6 बजे यूपी जीके वाला जो अभी होना है, 7 बजे मैथ की क्लास, 8 बजे रीजनिंग की क्लास और पुनः 9 बजे आपकी यूपी जी की क्लास। तो ये ऐसी क्लासेज का शेड्यूल होता है, आप इन्हें जरूर फॉलो करिएगा। आपकी यूपी पुलिस, आपके आरओ यारो, आपके पीसीएस, आपके यूपीएसआई, ऐसे न जाने कितने ऐसे एग्जाम हैं जिन सबको टारगेट करते हुए ही हमने पूर्णतः इस सेशन की, इस श्रृंखला की शुरुआत की है। तो आप सबके प्यार, आप सबके दुलार की विधिवत तरीके से जरूरत होगी। आप लोग यहाँ पे बने रहें, आप सबका बहुत बहुत आभार। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।